CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 89। अध्याय 7, प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। पृष्ठ के दाईं ओर QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पेमा और उनका भाई पालदेन गंगटोक में रहते हैं। सर्दी की एक ठंडी शाम को वे आग जलाकर उसके आसपास बैठे हैं। पालदेन शीतकालीन अवकाश में केरल घूमने के अपने अनुभव साझा करता है। वह बताता है कि सर्दियों के मौसम में गंगटोक की तुलना में केरल अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र है। पेमा और पालदेन दोनों यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कुछ स्थान बहुत ठंडे और कुछ स्थान बहुत गर्म क्यों होते हैं। उनके दादाजी विज्ञान के एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। वे उनकी जिज्ञासा को सुनकर कहते हैं, केरल गंगटोक की अपेक्षा भूमध्य रेखा के अधिक समीप है और इसकी लंबी समुद्र तटीय रेखा भी है, अतः वहाँ का मौसम अधिक उष्ण एवं आर्द्र होता है। पालदेन उत्तर देता है, हाँ, हमने कक्षा 6 के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में सीखा है कि हमारे लिए धरती पर सूर्य ही ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है और भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। वार्तालाप के समय पेमा अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी दादी माँ को एक धातु के बड़े पात्र में सिक्किम का एक पारंपरिक व्यंजन थुक्पा बनाते हुए पाती है। पेमा पूछती है, भोजन बनाने के लिए सामान्यतः धातु के पात्रों का ही उपयोग क्यों किया जाता है? पालदेन तुरंत उत्तर देते हुए बताता है कि उसने धातुओं और अधातुओं का संसार नामक अध्याय में पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में पहाड़ी क्षेत्र का एक चित्र दिया गया है, जिसमें पेमा, पालदेन, उसके दादा और दादी बैठे हैं। उसकी दादी कढ़ाई पर थुक्पा पका रही हैं। पृष्ठ संख्या 90। पृष्ठ के आरंभ में मध्य में एक बालक का चित्र है, जो कह रहा है, इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। आइए एक क्रियाकलाप करके सीखें कि कुछ पदार्थ ऊष्मा के सुचालक क्यों होते हैं। 7.1 ऊष्मा का चालन। क्रियाकलाप 7.1। आइए प्रयोग करें। सावधानी, यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। बिंदु 1, एक 15 सेंटीमीटर लंबी एल्यूमीनियम अथवा लोहे की पट्टी लीजिए। बिंदु 2, 4 पिनों को मोम की सहायता से इस पट्टी पर लगभग 2 सेंटीमीटर की समान दूरी पर चिपका दीजिए, जैसा कि चित्र 7.1 में दिया गया है। बिंदु 3, पट्टी को सुरक्षापूर्वक स्टैंड पर लगाइए एवं पिनों को 1, 2, 3 और 4 से नामांकित कीजिए, जैसा कि चित्र 7.1 में प्रदर्शित किया गया है। यदि स्टैंड उपलब्ध न हो तो पट्टी के एक छोर को 2 ईंटों के मध्य में रखिए। बिंदु 4, पट्टी के अंतिम छोर को स्टैंड से दूर मोमबत्ती अथवा स्पिरिट लैंप से गर्म कीजिए। बिंदु 5, पिनों का क्या होगा? क्या वे पट्टी से जुड़ी रहेंगी या नीचे गिर जाएंगी? बिंदु 6, पिनों के नीचे गिरने के क्रम का अनुमान लगाइए। बिंदु 7, अपने अवलोकनों को तालिका 7.1 में अंकित कीजिए। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 7.1 धात्विक पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण दिया गया है। इस चित्र में एक स्टैंड पर एक धातु पट्टी पर 4 स्थानों पर मोम की सहायता से पिन चिपकाई गई है, जबकि धातु पट्टी के दूसरे छोर के नीचे जलती हुई मोमबत्ती लगाई गई है। धातु पट्टी को स्टैंड पर क्लैंप की सहायता से कसा गया है। पृष्ठ के नीचे तालिका 7.1 दी गई है। तालिका 7.1 पिनों का गिरना। इस तालिका के 2 भाग हैं। पहला, सर्वप्रथम गिरने वाली पिन। इस भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला अनुमान और दूसरा अवलोकन है, और तालिका का अंतिम स्तंभ आपने जो अवलोकन किया उसके कारण है। नीचे के सभी बॉक्स रिक्त छोड़े गए हैं। पृष्ठ संख्या 91। आपने अवलोकन किया कि मोमबत्ती की लौ की निकटतम पिन, पिन 1 सर्वप्रथम गिरती है और उसके बाद पिन 2, फिर पिन 3 और अंत में पिन 4 गिरती है।
पिन 1 पिन 2 से पहले क्यों गिरती है, सभी पिन एक साथ क्यों नहीं गिरती हैं? क्या आपको लगता है कि धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां से धातु की पट्टी को गर्म किया जा रहा है? जैसे ही ऊष्मा धातु पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती है, वैसे ही मोम पिघल जाती है और उससे जुड़ी हुई पिन नीचे गिर जाती है। यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण पट्टी के गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर होता है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो कण गर्म हो जाते हैं, वे अपनी ऊष्मा को अपने से अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं और यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है, जबकि कण स्वयं अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से सरलता से संचरित होने देते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। हम भोजन बनाने के लिए धातु से बने हुए बर्तनों का उपयोग इसीलिए करते हैं, क्योंकि धातुएं भी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यदि हम धातु की पट्टी के स्थान पर लकड़ी अथवा कांच जैसे पदार्थों से बनी पट्टी का उपयोग करते हैं, तो क्रियाकलाप 7.1 में पिनें नीचे नहीं गिरेंगी। क्या आप धातुओं और अधातुओं का संसार नामक अध्याय के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग करके इसका कारण सोच सकते हैं? कांच और लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर सरलता से संचरित नहीं होने देते हैं और वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मृदा और चीनी मिट्टी, जिसे पोर्सिलेन भी कहते हैं, भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसीलिए ऐसे कपों में रखी हुई चाय अथवा कॉफ़ी अधिक समय तक गर्म बनी रहती है। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालिका का चित्र है जो कह रही है, मैं अब समझ गई हूँ कि हम भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का प्रयोग क्यों करते हैं तथा चाय अथवा कॉफ़ी पीने के लिए मिट्टी तथा चीनी मिट्टी के कप क्यों पसंद करते हैं। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें तालिका 7.2 में ऊष्मा के सुचालक अथवा कुचालक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 7.2 ऊष्मा के सुचालकों अथवा कुचालकों की सूची। इस तालिका में 3 स्तंभ हैं, जिसमें पहला क्रम संख्या, दूसरा वस्तुएं और तीसरा ऊष्मा के सुचालक अथवा कुचालक हैं। पहले स्तंभ में 1 और 2, दूसरे स्तंभ में वस्तुएं जैसे कि स्टील और लकड़ी, और तीसरे स्तंभ में ऊष्मा के सुचालक अथवा कुचालक जैसे सुचालक दिया गया है। बाकी सभी बॉक्स रिक्त हैं। क्या आपकी सूची में वायु सम्मिलित है? अगर यह सूची में है तो आपने इसे कहाँ रखा है? पृष्ठ संख्या 92। आपने अनुभव किया होगा कि हम सर्दियों में स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं। ऊनी कपड़े वायु को अपने अंदर छिद्रों में फंसा लेते हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः यह हमारे शरीर से परिवेश की ओर ऊष्मा के प्रवाह को कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसी प्रकार से कपड़ों की परतों के बीच में उपस्थित वायु ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है और हमें गर्म रखती है। अतः हम एक मोटे कंबल के स्थान पर 2 पतले कंबलों को लेना अधिक पसंद करते हैं, जैसा कि चित्र 7.2 में दिया गया है। पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर चित्र 7.2 2 पतले कंबलों के मध्य स्थित वायु कुचालक का कार्य करती है दिया गया है। इस चित्र में एक व्यक्ति 2 कंबल ओढ़े, जिनके बीच में वायु फंसी हुई है, एक पलंग पर सो रहा है। क्या ऐसे घरों का निर्माण करना संभव है जो बाहरी गर्मी और सर्दी से अधिक प्रभावित न हो? बहुत गर्म अथवा ठंडे जलवायु स्थानों में बनाए गए घर प्रायः उन्हें ठंडा या गर्म रखने के लिए ऊष्मा के स्थानांतरण की अवधारणा की पुष्टि करते हैं। रोचक तथ्य: सर्दियों के दिनों में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित मोरी विकास खंड में अत्यंत ठंड पड़ती है और वहाँ भारी मात्रा में हिमपात होता है। इन क्षेत्रों में प्रायः घरों का निर्माण करते समय उन्हें गर्म रखने के लिए लकड़ी की 2 परतों के बीच गोबर और मृदा के घोल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी व मृदा ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ऊष्मा की हानि को रोकते हैं और घरों को गर्म रखने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से घरों की बाहरी दीवारें खोखली ईंटों से बनाई जाती हैं,
क्योंकि खोखली ईंटों में उपस्थित वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जो घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती है। पेमा समीप में जलती हुई लकड़ियों से ऊपर उठते हुए धुएं की ओर पालदेन का ध्यान आकर्षित करती है। पृष्ठ के बाईं ओर पेमा का चित्र दिया है, जो सोच रही है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। 7.2 संवहन। धुआं ऊपर क्यों उठता है, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7.2, आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1, समान आकार के कागज के 2 कप लीजिए। बिंदु 2, उन्हें समान लंबाई के 2 धागों की सहायता से लकड़ी की छड़ के अंतिम छोर पर लटकाइए, जैसा कि चित्र 7.3 क में समझाया गया है। पृष्ठ के नीचे बाईं ओर चित्र 7.3 क प्रदर्शन के लिए प्रारंभिक व्यवस्था दिया गया है। इसमें 2 समान लंबाई के धागों की सहायता से लकड़ी की छड़ के अंतिम छोर पर 2 कागज के कप लटकाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 93। बिंदु 3, अब कपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि छड़ी क्षैतिज रहे। बिंदु 4, एक कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रखिए, जैसा कि चित्र 7.3 ख में दिया गया है। बिंदु 5, अवलोकन करें कि कप के साथ क्या हुआ। बिंदु 6, अपने अवलोकनों को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए और संभावित कारणों को सोचिए। पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर चित्र 7.3 ख गर्म वायु का ऊपर उठना दिया गया है। इसमें पूर्व की ही भांति एक छड़ी पर 2 समान लंबाई के धागों पर लटकते हुए कप दिए गए हैं, जिसमें से एक कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी गई है और इस चित्र में जिस कप के नीचे मोमबत्ती जल रही है वह ऊपर की ओर है, जबकि दूसरी ओर का कप नीचे की ओर झुका हुआ है। तालिका 7.3 संभावित कारण सहित अवलोकनों को अंकित करें। इस तालिका के 2 स्तंभ हैं, जिसमें पहला कपों से संबंधित अवलोकन और दूसरा अवलोकन के संभावित कारण दिया गया है। नीचे के सभी बॉक्स रिक्त हैं। आप निरीक्षण में पाते हैं कि जिस कप के नीचे मोमबत्ती रखी थी वह ऊपर उठ जाता है, जैसा कि चित्र 7.3 ख में दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? मोमबत्ती की लौ के आसपास की हवा गर्म हो जाती है। जैसे ही कप के अंदर की हवा गर्म होती है वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरती है। परिणाम स्वरूप यह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। आप वायु के गर्म होने पर उसके फैलाव का अनुभव आंशिक रूप से फूले हुए गुब्बारे को धूप में रखकर कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 7.4 में दिया गया है। गुब्बारे में भरी वायु गर्म होने के बाद फैलती है और गुब्बारा बड़ा हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं ऊपर उठता है। धुआं गर्म गैसों व सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है, जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। जैसे ही यह आसपास की वायु से अधिक गर्म होता है, वैसे ही धुआं ऊपर उठने लगता है। पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 7.4 गुब्बारे में भरी वायु का धूप में रखने पर फैलना दिया गया है। इस चित्र में एक फूला हुआ गुब्बारा धूप में रखा हुआ है। पृष्ठ के दाईं ओर ही एक बालक का चित्र है, जो सोच रहा है कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। क्या द्रव भी गर्म करने पर हवा के समान ऊपर उठते हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करके पता लगाइए कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। क्रियाकलाप 7.3, आइए पता करें। सावधानी, यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। बिंदु 1, जल से भरा हुआ 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए, जैसा कि चित्र 7.5 क में दिया गया है। बिंदु 2, एक नली की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण बीकर की तली के मध्य में रखिए, जैसा कि चित्र 7.5 क में दिया गया है। बिंदु 3, एक मोमबत्ती को बीकर के नीचे ठीक मध्य तली में रखिए। बिंदु 4, जल में रंगीन धारी की चाल का निरीक्षण कीजिए। बिंदु 5, जैसे ही आप ऊष्मा देते हैं वैसे ही रंगीन धारी ऊपर उठने लगती है और फिर वह किनारों से नीचे आती है, जैसा कि चित्र 7.5 ख में दिया गया है। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 7.5 क प्रदर्शन हेतु प्रारंभिक व्यवस्था दिया गया है। इसमें एक तिपाई स्टैंड के नीचे जलती हुई मोमबत्ती है और स्टैंड के ऊपर जल से भरा बीकर है, जिसके ऊपर एक स्ट्रॉ लगाया गया है।
इसी के नीचे चित्र 7.5 ख गर्म जल में संवहन का प्रदर्शन है। इस चित्र में भी एक तिपाई स्टैंड के नीचे जलती हुई मोमबत्ती है और इसके ऊपर पानी से भरा बीकर है। यहाँ पर पानी को गर्म करने पर रंगीन धारी ऊपर उठती हुई प्रतीत हो रही है। जल की रंगीन धारी मध्य से ऊपर क्यों उठती है और किनारों से नीचे क्यों आती है? बीकर की तली के जल को ऊष्मा मिलती है, जिससे जल गर्म होकर फैलता है और हल्का होकर ऊपर उठता है। तुलनात्मक रूप से ठंडा व भारी होता है और यह नीचे आता हुआ जल ऊपर उठते हुए जल का स्थान ले लेता है। यह जल भी गर्म होकर बाद में ऊपर उठता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक जल का संपूर्ण आयतन गर्म नहीं हो जाता। वस्तुतः इस स्थिति में संपूर्ण जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। इस संवहन के कारण ही हम रंगीन धारी की चाल बीकर के अंदर देखते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायु की भांति संवहन प्रक्रिया के कारण जल भी गर्म होता है। यहाँ द्रव या गैस के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गमन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 7.2.1 स्थल समीर और समुद्र समीर। पाल्देन सर्दियों के अवकाश में केरल की यात्रा के दौरान समुद्र तट पर जाने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहता है, दिन के समय समुद्र तट की रेत समुद्र के जल की तुलना में अधिक गर्म होती है, जबकि रात के समय रेत जल की तुलना में अधिक ठंडी होती है। पेमा उत्तर देती है, हाँ, विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गर्म और अलग अलग प्रकार से ठंडी होती हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से जांच करें कि स्थल और जल कैसे गर्म होते हैं। क्रियाकलाप 7.4 आइए जांच करें। सावधानी, इस क्रियाकलाप को किसी खुली धूप वाले दिन शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निरीक्षण में ही करें। बिंदु 1, 2 समान कटोरे लीजिए जैसा कि चित्र 7.6 में दिया गया है। बिंदु 2, एक कटोरे को आधा जल से भरिए और दूसरे कटोरे को आधा मृदा से भरिए। बिंदु 3, प्रत्येक कटोरे में चित्र 7.6 में समझाए अनुसार प्रयोगशाला तापमापी लगाइए और इन्हें धूप में रखिए। यह भी सुनिश्चित कीजिए कि तापमापी का बल्ब जल और मृदा में पूरा डूबा हो, परंतु कटोरों के तलों और किनारों को स्पर्श न कर रहा हो। पृष्ठ के नीचे बाईं ओर चित्र 7.6 मृदा और जल के तापमान का मापन दिया गया है। इसमें धूप में 2 कटोरे रखे गए हैं, जिनमें एक में जल और दूसरे में मृदा है। स्टैंड की सहायता से दोनों ही कटोरों में तापमापी लगाया गया है। पृष्ठ संख्या 95। बिंदु 4, मृदा व जल के तापमान को प्रत्येक 5 मिनट में मापिए और आंकड़ों को तालिका 7.4 में अंकित कीजिए। तालिका 7.4 गर्म होने पर जल और मृदा का तापमान। इस तालिका के 4 स्तंभ हैं, जिनमें पहला क्रम संख्या, दूसरा समय मिनट में, तीसरा मृदा का तापमान डिग्री सेल्सियस में और चौथा जल का तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। पहले स्तंभ में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 अंकित हैं, जबकि दूसरे स्तंभ समय मिनट में 0, 5, 10, 15 और 20 अंकित हैं। बाकी दूसरे स्तंभों के सभी बॉक्स रिक्त हैं। बिंदु 5, जल एवं मृदा के तापमान में वृद्धि का अध्ययन कीजिए। बिंदु 6, क्या जल एवं मृदा के तापमान में समान समय में समान मात्रा में वृद्धि हुई? बिंदु 7, यदि नहीं तो इनमें से कौन अधिक तीव्रता से गर्म हुआ? बिंदु 8, 20 मिनट में जल और मृदा के तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 20 मिनट पश्चात आप पाएंगे कि मृदा का तापमान जल की तुलना में अधिक बढ़ा है। यह इंगित करता है कि मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म होती है। क्या मृदा जल की तुलना में शीघ्र ठंडी भी होती है? गर्म होने के पश्चात मृदा एवं जल को कमरे के भीतर लाइए और 20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। आप पाएंगे कि मृदा जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडी होती है और उसी प्रकार जैसे यह जल की तुलना में शीघ्र गर्म होती है। समुद्र तट के पास रहने वाले लोग जल और स्थल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण एक आनंददायक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जल की तुलना में स्थल शीघ्रता से गर्म होता है। इस कारण गर्म हवाएं स्थल से ऊपर उठती हैं
और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को समुद्र समीर कहते हैं। 7.7 क में दिया गया है। इसी कारण से गर्म प्रदेशों में समुद्र समीर लोगों को गर्मी से आराम प्रदान करती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियों की दिशा समुद्र की ओर रखी जाती है। पृष्ठ के नीचे दाईं ओर चित्र 7.7 क समुद्र समीर दिया गया है। इस चित्र में शीतल समुद्र के कारण शीतल समुद्र समीर समुद्र से भूमि की ओर और गर्म वायु भूमि से समुद्र की ओर गमन करती हुई दी गई है। रात के समय यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं, जैसा कि चित्र 7.7 ख में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 96। पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर चित्र 7.7 ख स्थल समीर दिया गया है। इस चित्र में रात्रि के समय शीतल स्थल समीर भूमि से समुद्र की ओर और गर्म वायु समुद्र से भूमि की ओर गमन करती दी गई है। अतः समुद्र के तट पर रहने वाले लोग अनुभव करते हैं कि दिन और रात के समय पवन की दिशा विपरीत हो जाती है। 7.3 विकिरण। क्या आपको स्मरण है कि पेमा और पालदेन जलती हुई आग के आसपास बैठे हुए थे? उन्हें गर्मी की अनुभूति हुई थी। पृष्ठ के बाईं ओर पेमा का चित्र है, जो आश्चर्य से कह रही है, मुझे आश्चर्य होता है कि आग से गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है। उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा होता है, उसे विकिरण कहा जाता है। सूर्य की ऊष्मा भी इसी प्रक्रिया द्वारा हम तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सभी वस्तुओं में ऊष्मा का विकिरण होता है। आपने अवश्य देखा होगा कि जब कोई गर्म पात्र आग से दूर हटाकर रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है? गर्म पात्र अपने आसपास ऊष्मा को विकिरित करके ठंडा हो जाता है। गहन चिंतन। गर्मियों में श्वेत अथवा हल्के रंग के और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? वस्त्रों पर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को हल्के रंग परावर्तित कर देते हैं, अतः उनको पहनने से हमें अधिक आराम का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर गहरे रंग की सतह अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित करती है, अतः सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनने पर अधिक आराम की अनुभूति होती है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हम चालन, संवहन और विकिरण को एक साथ होते हुए देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हम चालन, संवहन और विकिरण को एक साथ होते हुए समझ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 97। आइए जल को गर्म करने के बारे में विचार कीजिए, जैसा कि चित्र 7.8 में दिया गया है। आइए उन विभिन्न विधियों को पहचानें जिनसे पात्र और जल गर्म होते हैं तथा हम लौ के और गर्म पात्र के आसपास गर्मी का अनुभव करते हैं। ऊष्मा लौ से पात्र तक चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। उसके बाद पात्र में जल संवहन द्वारा गर्म होता है। लौ और गर्म पात्र के आसपास जिस गर्मी का हम अनुभव करते हैं वह विकिरण द्वारा होती है। पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर चित्र 7.8 पात्र में जल को गर्म करना दिया गया है। इस चित्र में एक गैस चूल्हे के ऊपर एक पात्र में जल को गर्म किया जा रहा है। आइए समापन करें। अब तक के क्रियाकलापों, उदाहरणों और चर्चाओं से हमने सीखा है कि ऊष्मा 3 प्रकार के प्रक्रमों से स्थानांतरित होती है। वे हैं चालन, संवहन और विकिरण। बिंदु 1, चालन विधि में ऊष्मा प्राप्त करने पर एक कण अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें कण स्वयं अपनी स्थिति से नहीं हटते हैं। बिंदु 2, संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के द्वारा होता है। बिंदु 3, ध्यान दीजिए कि चालन और संवहन के लिए माध्यम अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए जिसके कण ऊष्मा के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। बिंदु 4, विकिरण विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है।
और इसके स्थानांतरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रोचक तथ्य: हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए बुखारी नामक एक पारंपरिक हीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे का एक चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। हीटर के ऊपरी भाग से एक लंबी नली जुड़ी होती है जो चिमनी का कार्य करती है, जिससे धुआं बाहर निकलता है। साथ ही बुखारी का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी ऊपरी समतल सतह पात्रों को रखने के लिए उपयोग की जाती है। बुखारी द्वारा खाना पकाने और कमरे को गर्म करने में ऊष्मा स्थानांतरण के सभी तीनों प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। पृष्ठ के निचले हिस्से में दाईं ओर बुखारी का चित्र दिया गया है। इस चित्र में बुखारी के ऊपर एक केतली भी रखी गई है। पृष्ठ संख्या 98। आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में सीखा कि पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आपने घर पर अपने माताजी पिताजी को रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए पाया होगा। गीले कपड़े तेज धूप वाले दिन जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊष्मा कपड़ों में निहित जल को अधिक तीव्रता से वाष्पित कर देती है। अतः सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह रस्सी पर सूख रहे कपड़ों से हो या महासागरों और झीलों जैसे जल निकायों से। इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए जल चक्र की परिघटना को समझें। 7.4 जल चक्र। आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में यह भी सीखा कि प्रकृति में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव के रूप में यह पृथ्वी पर समुद्र, नदियों और झीलों में पाया जाता है। ठोस रूप में यह हिम अर्थात ग्लेशियर के रूप में पर्वतों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। गैस के रूप में यह जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहता है। ग्रीष्मकाल में हिम अर्थात बर्फ की कुछ मात्रा सूर्य के विकिरण द्वारा जल में रूपांतरित होकर नदियों के रूप में बहती है और अंततः महासागर में मिल जाती है। पिघली हुई हिम शीतकाल के दौरान हिमपात से पुनः जम जाती है। समुद्रों, नदियों और झीलों में जल सूर्य की ऊष्मा के कारण गर्म हो जाता है और यह जलवाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। पेड़ों और पौधों से भी जल वाष्पोत्सर्जित होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। बादलों से जल वर्षा, हिम और ओलों के रूप में पृथ्वी पर आता है। इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। जलवाष्प के रूप में जल निरंतर ऊपर की ओर गति करता है और वर्षण द्वारा नीचे की ओर गति करता है, जिससे यह पुनः जल निकायों में वापस आ जाता है। यही जल चक्र कहलाता है, जैसा कि चित्र 7.9 में दिया गया है। अतः जल चक्र नदियों, झीलों और समुद्रों में जल के पुनः वितरण और पुनः पूर्ति में सहायता करता है। यह पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को संरक्षित रखने का कार्य करता है। जो जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है वह तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्रों में चला जाता है अथवा भूमि में रिस जाता है। पृष्ठ के मध्य में बाईं ओर चित्र 7.9 जल चक्र दिया गया है। इस चित्र में वृक्षों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन, समुद्र से वाष्पन, बादलों में संघनन और वर्षण दिया गया है। इस चित्र में पृथ्वी पर उपस्थित वृक्षों के कारण वाष्पोत्सर्जन, समुद्र से सूर्य की विकिरण के कारण वाष्पन और इस वाष्पन से आकाश में संघनन के रूप में बादल और बादलों से वर्षण के कारण जल पुनः पृथ्वी पर आता हुआ अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 99। वैज्ञानिक से परिचय। वराह मिहिर 6ठी शताब्दी में उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन, मध्य प्रदेश के महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। बृहत संहिता में उन्होंने मौसमी वर्षण का अनुमान लगाने की एक पद्धति का सूत्रपात किया था। उनका मौसमी वर्षण के लिए अनुमान प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित था, जैसे बादलों का बनना, हवा का प्रवाह
और तारों तथा चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति। आपने लोगों को कुओं और हैंडपंपों से पानी निकालते हुए देखा होगा। यह वह जल है जो भूमि में रिस गया था। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालिका का चित्र है जो जानना चाहती है कि पृथ्वी की सतह से जल का अंतः स्यंदन किस प्रकार होता है। आइए अब हम इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें कि पृथ्वी की सतह से जल किस प्रकार रिसता है। 7.4.1 जल का धरती में अंतः स्यंदन। क्रियाकलाप 7.5 आइए अन्वेषण करें। बिंदु 1 लीटर वाली उपयोग की हुई प्लास्टिक की 3 पारदर्शी बोतलें लीजिए। बिंदु 2 इन बोतलों को बीच में से काटिए और प्रत्येक बोतल के ढक्कन में एक छोटा छिद्र कीजिए। बिंदु 3 इन्हें स्टैंड पर उल्टा रख दीजिए। फिर एक बोतल में मृदा, दूसरी में बालू तथा तीसरी में बजरी डालिए, जैसा कि चित्र 7.10 में समझाया गया है। बिंदु 4 चित्रानुसार बोतलों के नीचे समान आकार के 3 बीकर रखिए। बिंदु 5 प्रत्येक बोतल में 200 मिलीलीटर जल डालिए। बिंदु 6 प्रत्येक बोतल में से प्रवाहित होकर निकलने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाइए। बिंदु 7 10 मिनट तक प्रत्येक बीकर में बोतल से प्रवाहित होने वाले जल को एकत्रित कीजिए। बिंदु 8 प्रत्येक बोतल से आने वाले जल की मात्रा की तुलना कीजिए। पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 7.10 मृदा, बालू और बजरी के माध्यम से जल के प्रवाह की तुलना करने के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। इस चित्र में 3 स्टैंड हैं और तीनों ही स्टैंड पर आधी कटी हुई प्लास्टिक की उल्टी बोतल रखी गई है। तीनों बोतलों के नीचे एक एक बीकर लगाया गया है। पहली बोतल में मृदा, दूसरे में बालू और तीसरे में बजरी रखी गई है। तीनों ही बोतलों में 200 मिलीलीटर पानी भी डाला गया है और यह पानी बोतल के निचले हिस्से से रिसकर बीकर में एकत्रित हो रहा है। तालिका 7.5 जल का अंतः स्यंदन। इस तालिका में 3 स्तंभ हैं, जिनमें पहला भरी हुई बोतलें, दूसरा अनुमान जल का अंतः स्यंदन बहुत धीमा अथवा तीव्र, और अंतिम स्तंभ अवलोकन जल का अंतः स्यंदन बहुत धीमा अथवा तीव्र दिया गया है। पहले स्तंभ में भरी हुई बोतलें के नीचे के बॉक्स में बोतल 1 मृदा, बोतल 2 बालू और बोतल 3 बजरी दिया गया है। बाकी स्तंभों के नीचे के बॉक्स रिक्त हैं। पृष्ठ संख्या 100। क्या आपके परिणामों का आपके अनुमानों के साथ मिलान हो रहा है? आपने यह अवलोकन किया होगा कि जल बजरी से सबसे तीव्र गति से, बालू से धीमे से और मृदा में से अत्यंत धीरे से रिसता है। ऐसा क्यों होता है? बजरी के कणों के बीच के स्थान बालू और मृदा के कणों के बीच के स्थानों से अधिक चौड़े होते हैं, इसलिए बजरी से जल सरलता से रिसता है। इसी प्रकार जल पृथ्वी की सतह के नीचे रिसता है। मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया अंतः स्यंदन कहलाती है। यदि मृदा और चट्टानों के बीच के स्थान अधिक चौड़े, खुले और परस्पर जुड़े हुए हों, तो जल अधिक आसानी से अंतः स्यंदित हो सकता है, जैसा कि चित्र 7.11 में दिया गया है। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 7.11 जल आसानी से प्रवाहित होता है और वहाँ संग्रहित होता है जहाँ स्थान चौड़े, रिक्त और परस्पर जुड़े हुए होते हैं दिया गया है। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहले में पत्थरों के बीच में दूसरे चित्र के मुकाबले अधिक स्थान है, जिस कारण पहले में पानी तीव्र गति से नीचे की ओर बह रहा है। दूसरे चित्र में पत्थरों के साथ कंकड़ और मृदा भी मिश्रित है। सतह से नीचे अवसादों के छिद्रों और चट्टानों की दरारों से जो जल रिसता है वह भौम जल के रूप में संचित हो जाता है। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारित करती हैं, वे जल भृत कहलाती हैं, जैसा कि चित्र 7.12 में दिया गया है।
कुएं खोदकर हम इन जल भृतों में से जल प्राप्त कर सकते हैं। भूमिगत रूप में यह जल कुछ मीटर पर अथवा सैकड़ों मीटर गहराई पर हो सकता है। यह उस स्थान की भौगोलिक अवस्थिति पर निर्भर करता है। पृष्ठ के मध्य में चित्र 7.12 जल भृत दिया गया है। इस चित्र में नदी के द्वारा अंतःस्यंदन से जल भृत तक जाते हुए दिया गया है। साथ ही एक कुआं भी दिया गया है जो जल भृत तक जुड़ा हुआ है। भौम जल असीमित नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई जल आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भौम जल की अत्यधिक निकासी हुई है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में कमी और कंक्रीट की सतहों में वृद्धि ने जल सेंदन को सीमित कर दिया है। इसके फलस्वरूप भौम जल का अवक्षय होता जा रहा है। भौम जल की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण का और पुनः भरण गड्ढों का उपयोग किया जाता है। अतः जल चक्र से ही भौम जल के स्रोत पुनः भरते रहते हैं और सतत जल की आपूर्ति बनी रहती है। पृष्ठ संख्या 101। जल की कमी से जीवन कठिन हो जाता है। अतः लोगों ने जल के संरक्षण की प्रभावी विधियां विकसित कर ली हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में लोग सर्दियों में हिम के स्तूप 7.13 में दिया गया है बनाकर जल का संरक्षण किया करते हैं। विज्ञान एवं समाज। हिमस्तूप। लद्दाख में वसंत के मौसम में प्रायः जल धाराएं सूख जाती हैं, जिससे जल की कमी हो जाती है। क्योंकि सूर्य की किरणों की गर्मी पहाड़ों पर बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। शीतकाल में पहाड़ी जलधाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं अर्थात पाइप द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे यह जल जब नीचे गिरता है तो कम ताप के कारण ठंडा होकर जम जाता है। परत दर परत हिम बढ़ती जाती है, जिससे एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है, जिसे हिम स्तूप कहते हैं, जैसा कि चित्र 7.13 में दिया गया है। वसंत में हिम का यह स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेती के लिए और गर्मियों में अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करता है। पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 7.13 हिम स्तूप दिया है। इस चित्र में बर्फ से आच्छादित पहाड़ों की चोटियां दी गई हैं और इनके बीच हिम स्तूप बना हुआ है। संक्षेप में, बिंदु 1, ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं: चालन, संवहन और विकिरण। बिंदु 2, किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कण अपनी स्थिति से नहीं हटते हैं। बिंदु 3, वे पदार्थ जो स्वयं से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा के सुचालक अर्थात ऊष्मा चालक कहलाते हैं। बिंदु 4, वे पदार्थ जो स्वयं से ऊष्मा को आसानी से नहीं प्रवाहित होने देते हैं वे ऊष्मा के कुचालक अर्थात ऊष्मारोधी कहलाते हैं। बिंदु 5, ठोस में ऊष्मा मुख्यतः चालन की प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव और गैस में संवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। बिंदु 6, संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। स्थल समीर और समुद्री समीर संवहन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होते हैं। पृष्ठ संख्या 102। बिंदु 7, पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। सभी वस्तुएं विकिरण की प्रक्रिया द्वारा अपने परिवेश से ऊष्मा का विनिमय करती हैं। बिंदु 9, चालन और संवहन की प्रक्रियाओं के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक माध्यम आवश्यक है, परंतु विकिरण प्रक्रिया के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिंदु 10, घरों और वस्त्रों की अभिकल्पना के समय ऊष्मा के स्थानांतरण के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। बिंदु 11, जल वाष्प के रूप में जल का ऊपर की ओर उठना और वर्षा द्वारा जल का नीचे की ओर गिरकर
जल निकायों में इसकी वापसी का निरंतर संचालन जल चक्र कहलाता है। बिंदु 12, सतह के जल का मृदा और चट्टानों से रिसाव की प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। बिंदु 13, भौम जल वह जल है जो भू सतह के अवसादों और चट्टानों के रिक्त स्थानों में से रिसता है और भूमि के नीचे संग्रहित हो जाता है। बिंदु 14, अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल संग्रहित करती हैं वे जल भृत कहलाती हैं। पृष्ठ के बाईं ओर एक बालक कुछ पत्थरों के ढेर पर बैठा है और उन पत्थरों पर अंकित है जांच, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, क्या होगा यदि, कहाँ, कब, क्या होता, कैसे होगा, कौन सा, क्या यह हो सकता है, किसका, और क्या होगा, क्यों नहीं, क्या होना चाहिए। पृष्ठ के बाईं ओर चित्र 7.14 सॉस पैन दिया गया है। इस चित्र में सॉस पैन के धातु के हिस्से को क और इसके हैंडल को ख नाम दिया गया है। आइए और अधिक सीखें। 1, प्रत्येक के लिए एक सही विकल्प चुनिए। पहला, आपके पिताजी ने एक सॉस पैन खरीदा जो दो भिन्न पदार्थों क एवं ख से बना है, जैसा कि चित्र 7.14 में दिया गया है। पदार्थ क और ख के गुण धर्म दिए गए हैं। क और ख दोनों ऊष्मा के सुचालक हैं। ख, पृष्ठ के नीचे बाईं ओर चित्र 7.15 ऊष्मा के स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई है। इस चित्र में स्टैंड में क्लैंप की सहायता से धातु पट्टी लगाई गई है। उस धातु पट्टी पर 1, 2, 3 और 4 नाम से पिन मोम की सहायता से पिन चिपकाई गई हैं, जबकि एक जलती हुई मोमबत्ती को पिन संख्या 2 और 3 के मध्य रखा गया है। चित्र 7.15 में समझाए अनुसार मोम के साथ एक धातु पट्टी पर पिनों को चिपकाया जाता है और एक जलती हुई मोमबत्ती पट्टी के नीचे रखी जाती है। दिए गए में से क्या घटित होगा? क, सभी पिन लगभग समान समय पर गिरेंगी। ख, पिन 1 और 2 पिन 3 और 4 से पहले गिरेंगी। ग, पिन 1 और 2 पिन 3 और 4 से बाद में गिरेंगी। घ, पिन 2 और 3 लगभग समान समय पर गिरेंगी। पृष्ठ संख्या 103। 3, एक धूम्र संसूचक यंत्र वह यंत्र है जो धुएं का पता लगाता है और अलार्म बजा देता है। मान लीजिए आप अपने कमरे में एक धूम्र संसूचक यंत्र लगा रहे हैं। इस यंत्र को लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान होगा क, फर्श के पास, ख, दीवार के मध्य में, ग, छत पर, घ, कमरे में कहीं पर भी। 2, एक दुकानदार आपको एक गिलास में ठंडी लस्सी देता है। संयोगवश गिलास में एक छोटा सा रिसाव है। आपको दुकानदार एक और गिलास देता है ताकि आप रिसाव वाला गिलास उसमें रख लें। क्या यह व्यवस्था आपकी लस्सी को अधिक देर तक ठंडा रखने में सहायता कर सकती है? व्याख्या कीजिए। 3, कारण सहित बताइए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य। क, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। ख, चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के द्वारा होता है। ग, मृदा की सतह वाले क्षेत्रों से बालू की सतह वाले क्षेत्रों की तुलना में जल का रिसाव अधिक होता है। घ, स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं। 4, किसी पात्र में रखे बर्फ के टुकड़े कुछ समय पश्चात पिघलकर जब जल बन जाते हैं, इस रूपांतरण के लिए बर्फ के टुकड़ों को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? 5, एक अगरबत्ती को नीचे की दिशा में उल्टा करके लगाया गया है। इस अगरबत्ती से
निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? एक चित्र बनाकर धुएं की गति की दिशा को दर्शाइए। 6. चित्र 7.16 में दिए अनुसार जलयुक्त परख नलियों को एक मोमबत्ती द्वारा समान समय तक गर्म किया जाता है। चित्र 7.16 क अथवा चित्र 7.16 ख में दिए गए दोनों तापमापियों में से कौन सा अधिक तापमान मापेगा और क्यों? पृष्ठ के निचले हिस्से में चित्र 7.16 परख नलियों में लगे हुए तापमापी दिया गया है। यहाँ दो परख नलियों में जल भरा हुआ है। एक परख नली के बिल्कुल निचले गोलाई वाले हिस्से पर जलती हुई मोमबत्ती लगाई गई है और उसमें तापमापी पानी की ऊपरी सतह के नज़दीक है, जबकि दूसरी परख नली में तापमापी पानी की निचली सतह के नज़दीक है और जलती हुई मोमबत्ती पानी की ऊपरी सतह के नज़दीक लगाई गई है। पृष्ठ के दाईं ओर एक सीढ़ी बनी है जिस पर एक बालिका जिज्ञासा से अन्वेषण, अन्वेषण से जांच, जांच से खोज और खोज से नवाचार की ओर बढ़ रही है। पृष्ठ संख्या 104। 7. गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों की बाहरी दीवारों को खोखली ईंटों द्वारा क्यों बनाया जाता है? 8. जल के बड़े निकायों की उपस्थिति किस प्रकार आसपास के क्षेत्रों में तापमान को अधिक बढ़ने से रोकती है, समझाइए। 9. व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार जल पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर रिसता है और भौम जल के रूप में संग्रहित होता है। 10. जल चक्र पृथ्वी पर जल के पुनः वितरण और पुनः भरण में सहायता करता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अन्वेषणात्मक परियोजनाएं। बिंदु 1. समाज। आसपास के किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर आप जल संचयन क्षेत्र अथवा पुनः भरण गड्ढा देख सकते हैं। स्थानीय लोगों से चर्चा कीजिए कि जल संचयन क्षेत्र अथवा पुनः भरण गड्ढे किस प्रकार बनाए जाते हैं और वे किस प्रकार कार्य करते हैं। उचित चित्रण सहित एक विवरण तैयार कीजिए। बिंदु 2. क्रियाकलाप। किसी धातु की छड़ के चारों ओर एक पतले कागज की पट्टी को कसकर लपेटिए। छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती द्वारा कागज को जलाने का प्रयत्न कीजिए। क्या कागज जलता है? अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। बिंदु 3. क्रियाकलाप। कागज का एक टुकड़ा लीजिए। इस पर चित्र 7.17 में दिए गए अनुसार एक सर्पिल अर्थात स्पाइरल बनाइए। सर्पिल के अनुसार कागज को काटिए। दिए गए चित्र के अनुसार कागज को एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लटकाइए। ध्यान से देखिए कि क्या होता है। इसकी व्याख्या कीजिए। पृष्ठ के निचले हिस्से पर चित्र 7.17 क सर्पिल में कागज काटना दिया गया है। इस चित्र में एक कागज को सर्पिल में कैंची द्वारा काटा जा रहा है और साथ ही चित्र 7.17 ख जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर सर्पिल कागज दिया गया है। इस चित्र में एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कटे हुए सर्पिल कागज को लटकाया गया है और यह कागज घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। पृष्ठ के बाईं ओर अंतर विषयक दिया हुआ है जिसमें इतिहास, कला, भूगोल, समाज, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था अंकित किए गए हैं। अध्याय 7 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा। ध्वन्यांकन प्रसून कुमार। वाचन स्वर हर्ष भारद्वाज। संपादन कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।